अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक तरफ तो मुल्क में हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं और उसके लिए जोड़ तोड़ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी की सीट्स के ऊपर धांधली के न सिर्फ इल्ज़ामात सामने आए बल्कि उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वो भी इसका बराह रास्त हिस्सा थे और किस तरह से 13 सीटों के ऊपर रावलपिंडी की जो हैं वहाँ पर ठप्पे लगवाए गए और ज़्यादा वोट पड़वाए गए और जीत दिलवाई गई। अब ये बड़ा हैरान कुन और इस तरह के माहौल में जहां पर पहले ही एहतजाज हो रहे हैं और इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वहां पर ये किस तरह से टर्न आउट करेगा ये इन इटसेल्फ देखना होगा। और एक बहुत बड़ा सवाल, कहा क्या एग्जैक्टली रावलपिंडी के कमिश्नर ने, पहले ज़रा मुलाहिजा कीजिए फिर आगे इसके ऊपर बात करते हैं। 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीज़ें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीज़ें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून की मौत मरूँ। मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियाँ सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ रिएक्शंस का सिलसिला भी जारी। सबसे अहम इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान जो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनको रद्द किया जाता है, बल्कि ये भी कहा कि कमिश्नर का इलेक्शन के नताइज में बराह रास्त इस तरह से कोई किरदार नहीं होता या वो उसको मैनिपुलेट करने की कोई हैसियत नहीं रखता, इसलिए जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़ा इनकरेज किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि हमारा जो बयानिया है इलेक्शंस में धांधली से मुतल्लिक, ये उसको न सिर्फ तक़वियत बख्शता है बल्कि जो रावलपिंडी डिवीज़न के सारे इलेक्शन हुए हैं उनके नताइज, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कलअदम करार दिया जाना चाहिए और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नून लीग एंड पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड इसके ऊपर एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच अपनाते हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब ने न्यूज़ बुलेटिन्स में गुफ्तगू करते हुए ये तक कह दिया कि जो जहनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी की। ये भी कहा कि पहले इनकी जहनी सेहत का मुआयना होना चाहिए और उसके बाद जो है वो आप इनके इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात करवाएं अगर करवानी है तो। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया कि इनके शायद कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं और रिटायरमेंट के पास अक्सर आके इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स बयानात दे देते हैं क्योंकि वो आगे अपनी जो मामलात होते हैं उनको देख रहे होते हैं, तो इसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं देखना चाहिए। तहकीकात का एज सच उन्होंने बहुत पुरजोर मुतालबा नहीं किया, लेकिन ये दोहराया कि बहुत से रिजल्ट्स और इलेक्शंस में धांधली की जो शिकायत हैं उसके ऊपर उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है। जमा खातिर ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या किया जाए
या मामले के ऊपर सो मोटो का जो एक मुतालबा हो रहा है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, या कोई तहकीकात का दूसरा तरीका होना चाहिए? सर जोड़कर बैठ गया है, बताया जा रहा है कि एज वी स्पीक 5 रुकनी बेंच इसके ऊपर मामला देख रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस सिलसिले में बयान भी आया है। उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात के ऊपर ये कहा है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता, इल्ज़ाम तो हर एक का हक होता है, वो आके लगा सकता है, लेकिन फिर उस इल्ज़ाम को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी होने चाहिए। तो तमाम तर मामले को देखते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस को ज़रा एनालाइज़ करते हैं, और वजह क्या बनी, ये किस तरह से मामलात आगे बढ़े हैं, और एक्चुअली इसकी तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए। अब अपने तज्ज़ियाकारों के सामने यही सवाल हमने रखा है, और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रही है बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उमर, सबसे पहले आपसे मैं ज़रा जानना चाहूँगी, ये जो चट्टा साहब हैं, इनकी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में कैसी रिप्यूट है? क्योंकि बहुत सारे सवाल न सिर्फ इनके कॉन्डक्ट से मुतल्लिक, बल्कि इलेक्शंस के 1-1.5 हफ्ते बाद कैसे इनका ज़मीर जाग गया, कैसे सामने आ गए, उसके ऊपर भी हो रहे हैं। अलीना, एक तो जो इन्होंने पहले एक इल्ज़ाम लगाया ना, मैं उसके हवाले से बात करता हूँ, इस पर भी आता हूँ जो आपका सवाल है कि उनका ये इल्ज़ाम है कि जो मेरे अंडर जो ROs थे, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम एक इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है या उसमें जो एक ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली इलेक्शन डे की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कमिश्नर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें डिप्टी कमिश्नर एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं और उसके नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रिजल्ट बनाते हैं, फॉर्म 45 तैयार करते हैं, वो आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास आता है। आगे जो तमाम पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको फाइनल करता है और विनर को भी डिक्लेयर रिटर्निंग ऑफिसर करता है। इवन जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है इस केस में, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक रोल इंतजामी होता है, लेकिन जो वोट काउंटिंग में उसका रोल नहीं होता। अब आ जाते हैं कि उन्होंने कहा जी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इस लिहाज से बात दुरुस्त है कि इंतजामी तौर पर किसी ना किसी तरह से उनके मातहत होंगे। अब ये आइडियली ये चीज़ तो उनकी तरफ से आनी चाहिए थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से, कि उन्हें प्रॉब्लम किधर आया है या कि उन्हें किसी ने प्रेशराइज किया है, उन्हें जो क्या है ये जो चट्टा साहब हैं इन्होंने प्रेशराइज किया है, उनकी तरफ से अभी बात नहीं आई। तो इस पे आगे तहकीकात में मजीद आइडिया होगा और पता चलेगा कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। मैं ये बात कर रहा हूँ बावजूद इसके कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलेक्शन जो है बड़े ट्रांसपेरेंट हुए, जितने एलिगेशन आ रहे हैं ओवरऑल एक इलेक्शन की इंटेग्रिटी पर तो सवाल उठते हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलरली इनके इल्जामात की नोयत के हवाले से बात कर रहा हूं। आगे हम चलते हैं, जो आप इनकी रेपुटेशन की बात कर रही हैं। रेपुटेशन ओवरऑल ये है कि आप ये समझें कि जो भी गवर्नमेंट आई है इनको अच्छी पोस्टिंग मिली है। ये अगर शहबाज शरीफ के साथ थे तब भी कमिश्नर थे, इवन जो उस्मान बुज़दार हैं उन्होंने भी अपनी डिवीजन का इनको कमिश्नर लगाया हुआ था, DG खान का। बाद में चौधरी परवेज लाई के साथ भी इनके अच्छे मुरासिम थे। आज मोनस लाई का एक ट्वीट भी आया इस हवाले से कि पहले उनको इनके हवाले से गलत फहमियां थी, लेकिन यह है कि ओवरऑल ठीक आदमी है। हमजा के साथ भी इनके अच्छे मुरासिम थे। जो इनका एक और एंगल है, यानी कि इसमें जो है ना, ये जो मैं अच्छे मुरासिम की बात कर रहा हूँ, एक ऑफिसर जो बिल्कुल सीधा होता है ना, उसके हर एक के साथ अच्छे मुरासिम नहीं हो सकते। वो एक दफा उसे कोई अच्छी पोस्टिंग आती है, जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो समझते हैं कि ये पहली वाली के साथ है, ये उनका लायल है, वो तो उसको पोस्टिंग भी नहीं देते। लेकिन इन्होंने हर दौर में इनको अच्छी पोस्टिंग मिली है। इनके बाकी जो रियल एस्टेट के हवाले से काफी जो मामला हैं उन पर सवालिया निशान है। एक इनका एंटी करप्शन में केस चल रहा है और इत्तेफाक की बात है कि उधर चट्टा साहब मौजूद हैं, उधर भी चट्टा साहब मौजूद हैं। DG एंटी करप्शन जो है इस टाइम सोहेल जफर चट्टा, वो ही इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके रियल एस्टेट के हवाले से मामलात, उन पे ये तो बयान तो इन्होंने आ ही दिया है ना, जो इंक्वायरी है इन पे वो पिछले साल शुरू हो गई थी, बल्कि अक्टूबर-नवंबर में इनके जो अजीज हैं तो उनको भी बुलाया था और इन पर भी ये इल्जाम है कि ये उनके जो है ना एक बेनामी पार्टनर है। और तो ये भी चीजें इन पर इंक्वायरी पहले से चल रही है। एक इनका एक और जो एक क्लेम टू फेम था ब्यूरोक्रेसी में, वो ये था कि इससे पहले जो जिमखाना क्लब हैं वो लाहौर में थे और कराची में थे। जब से ये आए तो और ये जिधर जिधर गए ना, इन्होंने जिमखाना क्लब बनाए, तो उसमें जो अलॉटमेंट्स के इश्यूज हैं या जो लोगों से डोनेशन लिए उसमें कोई इल्जामात थे मिस अप्रोप्रिएशन के हवाले से, वो भी इंक्वायरी इनकी ऑलरेडी चल रही है।
अभी बाकी जो तरक्याती फंड है उनके हवाले से भी इंक्वायरीज चल रही हैं, यानी कि मैं आपको एक ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से बता रहा हूं कि कितने मामला तो उनके क्लियर हैं या रेपुटेशन के हवाले से। और अभी इनकी को प्रमोशन का भी मामला था, कोई 6 फरवरी को एक बोर्ड था जिसमें इनकी 21वें स्केल में प्रमोशन होनी थी। अच्छा। वो नहीं हो पाई। बेसिकली वो ये नहीं कि इनकी वजह से नहीं हो पाई, वो ये था कि चूंकि इलेक्शन थे 8 को, उन्होंने डेफर कर दी। अब यह है कि इनका वो चांस भी खत्म हो गया कि आगे को प्रमोशन होगी या कोई सर्विस में कोई मजीद चांस हो सकते थे, वो भी नहीं रहा। और ये भी रिटायर होने वाले भी हैं। तो ये अगर इसको इस एंगल से भी देखा जाए, आपको पता है ना, एक वो अफजल साहब थे पहले जो इलेक्शन कमीशन में एक सीनियर ग्रैंड सेक्रेटरी, उस टाइम भी एक बड़े वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन बने थे और लग रहा था कि वो चीजें साबित कर पाएंगे जो उन्होंने बात की है, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। तो इसकी आप क्या फ्यूचर देखते हैं? इसका देखिए, यानी कि मेरे ख्याल इसका फ्यूचर आप अंदाजा इससे लगा लें कि उन्होंने एक तरफ तो वो बड़े अपनी तरफ से सुइसाइड बम्बर बने हुए थे कि जैसे वो एक खुदकुशी करते करते उन्होंने एक खुदकश हमला किया है, लेकिन इल्ज़ाम के हवाले से वो इतने मुख्तात हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है और चीफ जस्टिस पर लगाया है। उन्होंने जो बाकी जो लोग हैं जिनका जिक्र आ रहा होता है या जिन पे ज्यादा शक कर रहे होते हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पे उधर से कोई दबाव नहीं था। ठीक है, तो लेकिन अब चूंकि ये चीफ जस्टिस पर भी बात आई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब चीफ जस्टिस जो है वो इनको ये मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन का इशू आ रहा है कि भाई मैं इस अमल में किस तरह इन्वॉल्व था। चलें, फैसले के हवाले से बात हो सकती है जी कि फैसले से कोई पीटीआई को नुकसान पहुंचा था जो इलेक्शन सिंबल का, लेकिन धांधली के अमल में चीफ जस्टिस कैसे इन्वॉल्व थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे इन्वॉल्व थे, उस पर तो सवालात उठेंगे और इनकी इंक्वायरी होगी। अच्छा फ़खर, आपके पास इस सिलसिले में इत्तलात क्या आए और अगर तज्जिया करें तो इसकी वजह और मकसद इस वक्त क्या समझते हैं? आज चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप ये ओवरनाइट नहीं हो सकता कि चट्टा साहब उठे, उन्हें ख्याल आया कि ख़ुदकुशी करनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशी नहीं करता। तो मैं आवाम के सामने हक़ाइक़ लाता हूँ। जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। उसमें आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करना होता है, उनको इंगेज करना होता है, उसी तरह फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें प्लानिंग भी है, इसमें एग्जीक्यूशन भी है। अब जो चट्टा साहब हैं वो प्लानिंग में भी जो है ये जो गुनाह उनसे सरजद हुआ है वो प्लानिंग में भी शामिल थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो एक जो धांधली का था वो एग्जीक्यूट भी किया। एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो उनका एक ज़मीर जागता है और वो कहते हैं कि ये धांधली हुई और मैंने अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको दबाव में डाल के ये धांधली करवाई है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो चट्टा साहब हैं इनको पहले क्यों नहीं आया कि ये एग्जीक्यूट जब कर रहे थे उस टाइम ये कहते। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जो फॉर्मर DGFI थे बशीर मेमन साहब, उसके हवाले से जब इमरान खान ने दबाव डाला था कि आपने ये इनके खिलाफ केसेस बनाने हैं, तो ये चट्टा साहब भी उसी तरह स्टैंड ले सकते थे और ये कह सकते थे कि ये इलीगल है और ये जो है वो सेडिशन के उसमें आ जाएगा अगर मैं ये करूँगा इलेक्शन में कोई धांधली के हवाले से। ये उस टाइम स्टैंड ले लेते तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा उसमें वर्थ होती और अगर उस टाइम भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आज उन्होंने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। जो मैं समझता हूँ कि एक तो जो इलेक्शन को मुतनाज़िया बनाने के हवाले से ज़ाहिरी बात है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इलेक्शन के ताकि जो नताइज हैं, बाकी भी सारी पार्टीज़ जो हैं वो धांधली के हवाले से रोना रो रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने कुछ हलकों को लेकर रो रही है कि उनके साथ यहाँ पे धांधली हुई। नून लीग भी कुछ जो है वो इंतखाबी उज़रदारियाँ उन्होंने भी दायर की। वो ये कहते हैं सबसे ज़्यादा PTI इस पे शोर मचा रही है कि उनकी 60-70 सीटें जो हैं वो कम की गई हैं। तो ये तमाम सियासी जमातें ऑलरेडी इलेक्शन की जो शफाफियत है उसके ऊपर सवाल जवाब पहले ही वो सवाल उठा रही हैं। तो अब ये एक जो इन्होंने कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है, तो उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि ये जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस था उसको मुतनाज़िया करार दे के उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए और फिर जो एक केयर टेकर सेटअप है वो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए और ये जो एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस का या जमहूरी हुकूमत आने का वो है वो दोबारा से हम उसकी तरफ फिर स्ट्रगल करते। दूसरा जो मेरे नज़दीक एक अहम रीज़न हो सकती है वो ये है कि देखें ये किसी बलोचिस्तान के कमिश्नर ने नहीं या किसी अंदरूनी सिंध के कमिश्नर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये रावलपिंडी के कमिश्नर ने की है जहां पे इस पूरे डिवीजन में 45% ऑफ द सर्विंग आर्मी जो है वो इस डिवीजन में रहती है।
तो ये इंतखाबात का जो पूरा अमल है ये भी हो सकता है कि उनके जो सर्विंग आर्मी के हैं उनके जहनों में शकूक व शुबहात ये डाले जाएं कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, और ये भी रीज़न हो सकती है। अब सवाल ये भी था कि ये अब कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत पे। चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी लगाया। मैं देख रहा था चीफ जस्टिस ने भी अपने वो किया कि इन्होंने कोई सबूत दिए हैं, तो ये तो लॉजिकल बात है कि सबूत उन्होंने अभी तक पेश नहीं किए, उन्होंने जस्ट एक अपनी जो स्टेटमेंट्स थी उन्होंने कहा कि ये हुआ। अब देखना ये है कि जो इनके ऊपर तहकीकात होंगी वो सबूत के हवाले से किन बुनियादों के ऊपर होंगी। आई थिंक पहले वाले राउंड को जरा मुख्तसर रखते हैं और उसके बाद सेकंड राउंड में मैं आपके पास आती हूँ तहकीकात के लिए, इफ यू थिंक दैट्स ओके। एक जरा पहले इस्टेब्लिश कर ले कि वजह और मकसद क्या है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुंजलक ना कर दें। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं? अलीना, मेरे लिए तो ज़्यादा अहम ये है कि जानना कि क्या वो जो बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ है, या जो वो बात कर रहे हैं उसका उनके पास सबूत है या नहीं। मेरे लिए जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपनी जगह दुरुस्त होंगी, ये सब सेकेंडरी हैं कि उनका ताल्लुक किससे था, या उनका माजी क्या था, या उनकी इंटेंशंस क्या थी, या टाइमिंग क्या थी। क्योंकि इस वक्त इस तरह के बहुत से इल्ज़ामात जो है वो आ रहे हैं सामने। अब वो दुरुस्त है या गलत है, इसकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक डिवीजन की बात नहीं हो रही, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क से सारी सियासी जमातें तकरीबन एक दूसरे पे धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। तो अब इसकी तहकीकात कैसे होगी? अभी इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है, या बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिस पे अवाम को एतमाद हो कि ये बैठ के सही एक तहकीकात कर सकते हैं पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्शन का निज़ाम है, या जो अभी इलेक्शन हुआ है उसकी। तो या तो अदलिया कर सकती है, या दूसरी मेरी एक सजेशन ये होगी कि कोई ऐसी एक कमेटी बने जिसमें सारी जो सियासी जमातें हैं वो अपना एक नुमाइंदा अपॉइंट करें, और वो नुमाइंदे आके बैठे और उस कमेटी, और वो कमेटी पूरा का पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम है, जो अभी पूरा हमारा इलेक्शन हुआ है, जो सारी रेगुलरिटीज की बातें हो रही हैं, इस पूरी चीज की तहकीकात हो। क्योंकि उमर की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर जो कमिश्नर जो बात कर रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और चीफ जस्टिस पे। चीफ जस्टिस का इलेक्शन वाले दिन क्या काम होता है मुझे नहीं पता, उनका तो वैसे कोई काम नहीं होता, लेकिन जो असल मुल्क में इंजीनियरिंग करते हैं उनका तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका तो बल्कि सुना है कि उन्होंने तारीफ ही कर दी उनकी, जो असल मैंडेट चोरी करते हैं। लेकिन फिर भी इल्जाम वहीं का वहीं है, और इस इल्जाम की तहकीकात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सवालात हैं नीना वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सवालात जो है मेरी राय में उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना पड़ेगा। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन पे धांधली का या धांधली में मुलव्वस होने का इल्जाम नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती, या मेरे सामने इस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इनकॉम्पिटेंस का जरूर इल्जाम लगाऊंगी इलेक्शन कमीशन में कि इलेक्शन के 2 दिन बाद मुकम्मल नताए जाते हैं, उसका हमें जवाब क्या मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उस वक्त इंटरनेट बंद था, उस वक्त रात के अंधेरे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते थे, उस वक्त बर्फबारी हो रही थी, उस वक्त एक पोलिंग स्टेशन से दूसरी पोलिंग स्टेशन में फासला बहुत ज्यादा था। कितनी अजीब सी बात है अलीना कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन वाले दिन ये अंदाजा हुआ कि रात को अंधेरा हो जाता है और सुबह रोशनी होती है, और इलेक्शन वाले दिन उनको पता चला कि मुल्क के कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है। तो मैं फिर से कहूंगी कि ये सारे सवालात जो हैं ये जमा होते जा रहे हैं, ऐसी तहकीकात जो गैर जानिबदारों और फिर उसके ऊपर सवालात ना उठें, वो कौन करे? मैं वही कह रही हूँ अलीना, इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई इदारा है नहीं। देखिए, अगर आपकी अदलिया बैठ के एक कमीशन बनाती है, चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, तो कोई हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी सियासी जमातें भी हैं जिनको ना एतमाद हो अदलिया पे, और वो इस तहकीकात को ना माने। अगर कोई जुडिशल कमीशन भी बनती है तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कमेटी, और ये पे निगरान हुकूमत वैसे ही बहुत मुतनाज़ा है। आज मैं आमिर मीर साहब को भी सुन रही थी, वो कमिश्नर के दिमागी हालात पे पता नहीं सवाल उठा रहे थे। भैया, आपने तहकीकात नहीं की, आपने तो अभी तहकीकात करने के लिए आप तैयार ही नहीं है, आपने पहले से कह दिया ये झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके पास सबूत हो सकता है उनके पास सबूत ना हो। मैं इसीलिए आप लोगों से वर्केबल कोई इस तरह का सलूशन मांग रही हूँ कि कौन इस तरह की करे गैर जानिबदाराना तहकीकात, क्योंकि निगरान वज़ीर आला ने कह रही हूँ अलीना कि मेरी राय में जैसे एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है इस वक्त, क्योंकि कोई हुकूमत नहीं है, कोई ऐसी कमेटी जिसमें सारी सियासी जमातें जो है वो शामिल हो, उनके कोई नुमाइंदे हो, और उसको एम्पावर किया जाए जो इस पूरे प्रोसेस का
इसकी तहकीकात। ये दिलचस्प सजेशन है। ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते एक रिमाइंडर कि हमारा प्लेटफॉर्म रिपोर्ट कार्ड का प्लेटफॉर्म हाजिर है। यहाँ पर जितने भी नाम लिए गए एंटिटीज़ के या शख्सियात के, अगर वो चाहें तो आकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ढेर सारे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इरशाद भट्टी साहब, किस तरह की तहकीकात हों, और ये भी हमें थोड़ा बताइएगा, आपके सर बड़े ज़राए होते हैं और बड़ी ख़बरें होती हैं आपको अंदर से, ये जो चट्ठा साहब हैं, ये क्या वजह है जी? गिराई हैं। अच्छा, ये चट्ठा साहब आपके दोस्त तो नहीं है? गिराई हैं। ये चट्ठा साहब एकदम से कैसे इनका ज़मीर जागा और फिर इतना शदीद जागा कि आके उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने बस अब मैं रह नहीं सकता ये सब कुछ बोले बगैर? ये क्या हो रहा है? मैडम शेख, आप सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि अब होना क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल ना हो, और वो लार्जर, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। अब सिर्फ ये जो कमिश्नर रावलपिंडी, इसका मसला नहीं है। ये पीर पगाड़ा से मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान से इमरान खान, इमरान खान से ANP से आगे बलूचिस्तान की पार्टियां, सब का मसला है। और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि पैसे कमाए गए, सीटें बेची गईं और हारे हुए जीते। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब पे चूंकि इल्ज़ाम लगा है, खा वो गलत है खा वो सही है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उनके अलावा पूरा लार्जर बेंच बने और सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए और लाइव समाते हों। पहले तो बात ये हो गई। आपका 1 मिनट जरा चाहूंगा तवज्जो से। दूसरा, मैडम से मुझसे पूछिएगा मत, प्लीज ना पूछिएगा, ऑन सीरियस नोट। इस दुआ के साथ मैं ये आज का जवाब शुरू कर रहा हूं कि जो कुछ यहां बातें हो रही हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, अल्लाह करे वो ना हो, और वो जो आगे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तीसरी बात मैडम शेख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर, इलेक्शन कमीशन से मैं उनको सलूट मार के कहना चाहूंगा कि मुल्क बहरानों में चला जाए, आइन टूट जाए, वोट की इज्जत तमाशा बन जाए, धांधली के रिकॉर्ड टूट जाएं, कौम सड़कों पर आ जाए, आप हर इम्तिहान में फेल हो जाएं, लेकिन आपने ओहदे नहीं छोड़ने, ओहदों पर कायम रखना है। बल्कि मैं अपने सारों से, अगली आने वाली हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इनको 5 साल की और एक्सटेंशन दी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को। अब आ जाइए मैडम शेख इस बात पर। सबसे पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत चट्ठा साहब, आपके सच को सलाम, आपके हौसले और हिम्मत को सलाम। चट्ठा साहब, हो सकता है आप ही मुजरम साबित हो जाएं, आप, क्योंकि हो सकता है आप पर इल्जाम लग जाए कि चूंकि आप धांधली करवाने में शामिल थे, आप मान चुके, लिहाजा जेल जाएं, और तब आपका जमीर क्यों नहीं जागा था, अब क्यों जागा है, लिहाजा आप मुजरम हैं। चट्टा साहब, हो सकता है आपको ज़हनी मरीज कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए और फिर साबित भी कर दिया जाए कि आप ज़हनी मरीज हैं। और चट्टा साहब, यह भी हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप से इमरान खान के मैसेजेस निकल आए और वो किसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के फोन से वो मैसेजेस कर रहे थे कि भाईजान बोलो, कुछ मेरी मदद करो। और चट्टा साहब, हो सकता है कि आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कुछ अरसे बाद कि मैं ज़हनी दबाव में था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार गया था, अंडर 19 भी हार गई थी, तो लिहाजा मैं बहुत ज़हनी दबाव में था और बहुत प्रेशर में था, इसलिए मैंने ये सारी गुफ्तगू की। और हो सकता है ऐसे कई गवाह भी आ जाएं हुर्रियत, बतले हुर्रियत के, जो आपको गलत साबित कर दें और हम सारे मान जाएं, क्योंकि ये मोजज़ों का दौर है, करामात का दौर है, लिहाजा ये सब हो सकता है। मगर जो कुछ आपने कर दिया, कह दिया, हमारे लिए काफ़ी है। मैडम शेख, इस इलेक्शन की ये पहली दास्तान नहीं है, ना ये आखिरी दास्तान है। इसकी दास्तानें आएंगी तो ये छोटा बम शेल लगेगा, ये जो चट्टा साहब कह रहे हैं। पोलिंग डे से पहले और पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ वो 76 साल तारीख में पाकिस्तान की में नहीं हुआ। ये दादा इलेक्शन है तमाम इलेक्शंस का, बल्कि 2018 का इलेक्शन तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं 2024 इलेक्शन की पोती हूं। मैडम शेख, कराची, लाहौर, जेलम, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में जो कुछ हुआ, आप प्लीज अल्लाह के नाम पे माइक लेके गली मोहल्लों में चले जाएं, लग पता जाएगा।
और ये लगता ऐसे ही है कि ये इलेक्शन फार्म 45 और फार्म 47 का इलेक्शन था, जिसमें अभी तक फार्म 47 जीत रहा है। मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, चूंकि बात रावलपिंडी की हो रही है और वो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, रावलपिंडी चले जाएं, किसी गली में जाके खड़े हो जाएं, किसी मोहल्ले में जाके खड़े हो जाएं, एक आध सीट के अलावा सारे हारे हुए जीते हैं। वो लोग जो अपने डेरों की, अपने बैठकों की, अपने घरों की लाइटें बुझाकर सो चुके थे, हामियों को घर कह के चले जाओ, वो सवेरे उठे तो जीते हुए थे। और मैडम शेख, रावलपिंडी के इलेक्शन की इससे बड़ी कि मुस्लिम लीग नून का सबसे फेवरेट, सबसे बड़ा नामी ग्रामी जो उम्मीदवार था रावलपिंडी में, जरा पिंडी में जाके पूछें, वो एक सर इलेक्शन माजरत के साथ ऐसे नहीं होते ना कि जाके सड़कों पे निकल जाए माइक लेके, फिर वो हमने देखा कि सर्वेज का भी क्या हुआ और माइक्स का भी क्या हुआ। इलेक्शन की बिल्कुल ही मुहर्रकात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको इतना और कर ले नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर फॉर्म 45 पे, फॉर्म 47 पे कुछ मसले हुए तो वो डेफिनेटली चैलेंज हो सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे सामने। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको कैसे यकीन है कि चट्टा साहब सही कह रहे हैं? बाकी सारे पैनल पे बैठे हुए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप उनकी मिनिमम बात के ऊपर यकीन करने को तैयार है, कैसे? मैडम शेख, वो क्या थे? कमिश्नर रावलपिंडी थे। क्या उनको कोई लग रहा था कि 2 महीने बाद अगर वो रिटायर हो रहे हैं या 3 महीने बाद तो आराम से पेंशन लेके घर भी जा सकते थे? उन्हें क्या था कि इतना बड़ा ये लेकर एक इतने बड़े खुद को रिस्क में डालें? वजह, और अगर एक बंदा बोला है और अगर जो बोला है वो पूरा मुल्क पहले ही बोल रहा है, तो उस पे कौन बंदा इस इलेक्शन को देख के यकीन नहीं करेगा? यानी मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन लें तो मौलाना साहब इन्होंने जो कुछ कहा है वो तो मौलाना साहब उससे कुछ 1000 कोस आगे का कहा है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है, बंदा मौजूद है, हमारी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के हेड पे भी इल्जाम है, तो लिहाजा उनको साइड पे रखें, एक कमीशन बनाएं और तहकीकात करें। और दूसरी बात यह कि आपने ठीक कहा, गली मोहल्लों में माइक ले जाकर नहीं पता चलता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता दूं कि मुबैना का लफ्ज लगाकर, क्योंकि अभी तक ये सामने सारा रिजल्ट, एक बंदा भी पिंडी में मुस्लिम लीगी नहीं जीत रहा था, एक भी। फिर क्या जादू हुआ सर, ये भी तो बता दिया करें ना। फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं और मुझे कहते हैं फिर आगे की बात आपने पूछनी नहीं है। मैं क्या पूछूं? नहीं, वो ना पूछे, वो ना पूछे, वो उस वजह से कि चट्टा साहब की तहकीकात कर लें। अब ये उन्होंने बोल ही दिया है, तो कमिश्नर वो थे, मैं नहीं था। तो मैजिकल केस अब चट्टा साहब पे जाएंगे तो भट्टी साहब जादू की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर ना जाएं। ये बड़े कन्वीनियंट है भट्टी साहब, क्यूट हो जाते हैं भट्टी साहब आप यहाँ पे। अच्छा मजे साहब, सर ये बताएं, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जिस खदशे की तरफ इशारा कर रहे हैं, गो के भट्टी साहब तो कहते हैं मुझसे ना पूछें, दुआ दूध दे के साइड पे हो गए। लेकिन सर इसके पीछे मुहर्रकात का मकसद ये तो नहीं हो सकता कि इस तरह से कोई कैरेक्टर उठ के आए और फिर गुमराह कर दे या तज़ब्ज़ुब पैदा करे और मामला तो और गंभीर हो जाए, गुंजलक हो जाए? देखिए, ये अजब इलेक्शन की गज़ब कहानी है। ये बयानिए की जंग है। इस बयानिए की जंग में एक फरीक है, ये सबसे दिलचस्प इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी कह रहा है कि धांधली हुई है और हारने वाला भी कह रहा है कि धांधली हुई है। जिसने जीतने वाला भी प्रोटेस्ट कर रहा है और हारने वाला भी प्रोटेस्ट कर रहा है। और ऐसा भी है कि जिससे जीता है वो उससे हाथ में ला रहा है। वो ये जो सूरत हाल है, इसमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, ये है कि उन्होंने क्यों कहा। और उन्होंने असखुद कहा, कोई ज़मीर वमीर जाग गया, या किसी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर के लेवल के आदमी की इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अनयूजुअल होती है। मुझे अफसोस हुआ, मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस वगैरह लिया ही नहीं है, तो चीफ़ जस्टिस को क्या ये मीडिया टॉक करनी चाहिए थी जो उन्होंने की? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला करना है। क्या फ़ैसला करना है वो अलग चीज़ है। तो अब जब आप कोई भी फैसला करेंगे तो ये बात ठीक है कि चीफ जस्टिस को उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक तो ये कि आप पे उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है, दूसरे ये कि आपने ऑलरेडी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। सबूत तो जाहिर है, अगर आप कोई नोटिस होगा तो सबूत तो देने पड़ेंगे।
सबूत के लिए आपको वो सारे गवाह बुलाने पड़ेंगे जिन्होंने ये धांधली, मुबैना धांधली की उन्होंने। तो ये तो अपनी जगह है कि ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये कि पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया है। हर जगह चीज़ें हो रही हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। ये क्यों हुआ? ये इसकी सिर्फ एक वजह है कि जिस तरीके से 5 बजे के बाद चीज़ें हुई हैं, बज़ाहिर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक तो इलेक्शन नॉन कंट्रोवर्शियल था, पोलिंग हो रही थी, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही थी सिवाय इसके कि हाँ कहीं पोलिंग नहीं शुरू हुई, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो पोलिंग के बाद जो कुछ हुआ और फिर नताइज जिस तरीके से ताख़ीर का शिकार होने लगे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वजाहतें नहीं आ रही थीं, कोई चीज़ नहीं आ रही थी, उसने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर दिया। और इस हद तक कंट्रोवर्शियल कर दिया कि चाहे वो कराची के नताइज हों, चाहे पिंडी के नताइज हों, चाहे लाहौर के नताइज हों, उन पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। तो ये इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम एक पॉलिटिकल क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें पता नहीं री इलेक्शन होता है ना होता है, इमरजेंसी लग के क्या होगा। किस तरह आप मुतमईन करेंगे जहां इतना शार्प बयानिया बन जाए कि जहां एक फरीक के साथ खड़े हों कुछ लोग, दूसरे फरीक के साथ दूसरे, जहां मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में जो है वो अभी कन्फ्यूजन का शिकार हो, जहां पीपल्स पार्टी ये कह रही हो कि हम नून लीग के साथ नहीं जाएंगे, हुकूमत नहीं बनाएंगे, वहां आप वो इलेक्शन कैसे सस्टेन कर पाएगा? मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन। वैसे दिस इज अ सेपरेट डिबेट ऑन इट्स ओन कि री इलेक्शन का मुतालबा तो किया जा रहा है, बट री इलेक्शन किस तरह से, इतने अभी खर्चा हुआ है उसके अंदर, इतनी अल्लाह अल्लाह करके। पर एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उमर और फ़खर का इनिशियल तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए, कमेंट जरा जल्दी से जान देते हैं। उमर। अलीना, जितनी पोलराइजेशन है ना, ये असल में डिपेंड करता है कि तहकीकात का जो रिजल्ट आएगा वो सारी जमातें तो नहीं मानेगी, जिसके हक में आएगा वो उसको मानेगा। तो लिहाजा तहकीकात आप जिससे भी करा लें, अगर ये उधर सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बनता है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भी इतराज करेंगे, बाकी जगहों पर भी करेंगे, पार्लियामानी कमेटी जो है वो इनकी बन ही नहीं पाएगी, और जो है उसमें पीटीआई वाले नहीं आएंगे, वो कोई इस तरह के कोई जवाब देंगे कि जैसे ये भी मोटिस ऑपरेंडी बड़ा खतरनाक है ना, कि इल्जामात लगा के मीडिया के ऊपर चले जाते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन सच क्या है झूठ क्या है वो पता ही नहीं चलता है। फ़खर, आपकी क्या सजेशन है? अलीना, मैं समझता हूँ इसमें 3 किस्म के होने चाहिए। एक तो जो जुडिशल कमीशन भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं, 100 चीफ जस्टिस के बगैर जो है कोई सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तहकीकात कराए, और जो लार्जर बेंच है उसमें जो मेन उसमें आएगा कि आप फॉरेंसिक इसका ऑडिट करा लें, इन्हीं 13 जो वो कह रहे हैं हलकों का, इसी से ही सारा पता चल जाएगा कि क्या वाकई इसमें हुई है या नहीं हुई है, धांधली हुई है। दूसरा जो मोटिव के हवाले से, जैसे मदर साहब कह रहे थे ना कि मोटिव क्या था इसके पीछे, तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अहम है कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जितने भी इनका CDR निकाला जाए कमिश्नर का और इनके किन के साथ राब्ते थे, ये तमाम भी तहकीकात होनी चाहिए। तो 2 लेवल पे, एक चट्टा साहब की पर्सनल उस पे, और दूसरा इलेक्शन की जो इंटेग्रिटी है उसके हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो लाजमी है। मैडम शेख, एक जुमला के चट्टा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनसे पूछा गया कि आपके पास सबूत हैं, उन्होंने कहा कि फार्म 45 को सारों को, इस रावलपिंडी डिवीजन को इकट्ठे कर लें, आपको सबूत का पता चल जाएगा, सबूतों का। अच्छा, उन्होंने तो ये भी कहा कि आरोज ने भी शायद उनको शिकायत की और उनके पास कुछ इस तरह से बेनज़ीर वांटेड टू ऐड समथिंग, सो मोटो लेने की भी बातें हुई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि सो मोटो सही? अच्छा, एक सेकंड पहले तो जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, क्योंकि एक जनरली एक तासुर ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पूरा का पूरा जो रावलपिंडी डिवीजन है उसकी जितनी भी सीटें थी NA की और PP की, वो सारी की सारी शायद मुस्लिम लीग नून ले गई है। ऐसा नहीं है। अगर आप नेशनल असेंबली की सीटें देखें तो 13 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, उसमें से 11 मुस्लिम लीग नून जीती है, एक पीपल्स पार्टी और एक इंडिपेंडेंट। लेकिन जब आप सूबाई सीटों पे जाते हैं इस डिवीजन की, तो एक बड़ा मिक्स बैग है, जिसमें से 26 सीट्स हैं, जिसमें से 15 मुस्लिम लीग नून जीती है और 11 इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोई सारा का सारा जो डिवीजन है वो मुस्लिम लीग नून ही जीत गई है और कोई जीता ही नहीं है यहाँ से। एक अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं, ये चट्टा साहब बात कर रहे थे कौमी असेंबली की इलेक्शन की 13-14 की, मैं मुकम्मल कर लूं फिर आप बात कर लीजिएगा। जो मजर साहब
कर रहे थे, ये बहुत ही अहम है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जुडिशल कमीशन की, लेकिन जुडिशल कमीशन बनने से पहले, तहकीकात होने से पहले चीफ जस्टिस साहब आते हैं और आके एक मीडिया में बात करते हैं और कहते हैं, पहले ही कह देते हैं बेबुनियाद इल्जाम। उनको कैसे पता कि ये बेबुनियाद इल्जाम है? अभी तो तहकीकात शुरू नहीं हो सकता है हो, लेकिन अभी ना तहकीकात हुई है, अभी हमें नहीं पता कि उनके पास सबूत है या नहीं है। तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए था? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय कोई जुडिशल कमीशन बनने के। कोई हुकूमत तो है नहीं, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी तो बन नहीं सकती। अपने ऊपर इल्जामात के हवाले से बता रहे थे, इलेक्शंस के हवाले से नहीं, वो अपने ऊपर के चीफ जस्टिस ने भी उनको इसमें शामिल है, वो चीफ जस्टिस अपने हवाले से नहीं, अपने ऊपर भी फखर, अगर अपने ऊपर भी इल्जामात के हवाले से तो उन्हें मीडिया टॉक नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो अपने ऊपर कर रहे थे नहीं, ये तो मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए था। नहीं, बट मजीद साहब की बात एक्चुअली मेक सेंस फखर, क्योंकि जिस तरह हम में अब कंफ्यूजन है तो हम उनकी नियत या उनका दिल तो नहीं है, उनका जहन तो नहीं पढ़ सकते ना कि वो किसको कह रहे थे। तो क्या ये बेहतर ना होता कि कंट्रोवर्सी से ऑल टुगेदर अपने आप को साइड पे रखा जाता? जी बिल्कुल, ये करना चाहिए, और मेरा ख्याल है इनको बेंच पे भी शामिल नहीं होना चाहिए, जो भी बने लार्जर बेंच बने तो इसमें नहीं बैठना चाहिए। ठीक है जी, अब आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी। और एक बार फिर रिमाइंडर कि रिपोर्ट कार्ड का प्लेटफॉर्म हाजिर है उन तमाम अफराद या एंटिटीज़ के लिए जिनके यहाँ पर नाम लिए गए या वो इस मामले से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते हैं, हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। हम भी सहाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए उनसे रब्ता करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।